हम लोग जो है डाउट क्लास कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन पर जो है चर्चा किए थे। अभी संगीत बंद कर दीजिए जाए। तो हम लोग जो है बहुत सारे डाउट क्लास पर काम किए थे। कुछ बच्चे इतना मूर्ख बच्चे हैं कि वो कह रहे हैं क्वेश्चन सर 18 बना दीजिए, क्वेश्चन 14 बना दीजिए। तो जिन क्वेश्चन को खुद हम बना दिए हैं उस क्वेश्चन को आप पिछला लेक्चर देखिए, वो सवाल आपको बनाया हुआ है। जिन बच्चों को 25 से 28 तक में प्रॉब्लम है, कल इस बात को बताया गया था कल के लेक्चर में कि जब स्थिति सदिश रहेगा, शीर्ष बिंदु रहेगा, बिंदुए दिया रहेगा, तब तो OA, OB, OC लिखना है। वहां से वेक्टर का मान निकालना है। समबाहु कहेगा तो उसका जो लेंथ होता है वह लेंथ जो है क्या होना चाहिए, सब लेंथ बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु में 2 को बराबर होना चाहिए और समकोण में 2 भुजाओं के वर्गों का जोगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। और सिर्फ ऐसे ही काम कीजिए। इसमें यदि आपका कोई आंसर एरर आता है तो इसका अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए, आपका वह बात सही है। समझ रहे हैं ना। इस तरह से आज हम लोग का यह चैप्टर समाप्त हुआ। रहा एग्जाम्पल का बात, तो एग्जाम्पल आप खुद करिए। जब हम यहाँ एग्जाम्पल सोल्व करना शुरू कर देंगे, आधा मैथ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है उसको प्रयास कीजिए कि जो भी आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, जो भी एक्सरसाइज का सवाल बनाए हैं, उस आधार पर एग्जाम्पल के सवाल खुद आप बनाइए। एग्जाम्पल पर खुद काम कीजिए। एग्जाम्पल में किताबी बात को फॉलो मत कीजिएगा, बहुत सारा उसमें आपको एरर मिलेगा, बहुत सारा त्रुटि मिलेगा। तो वह चीज को जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम्पल को जो है किताबी भाषा को फॉलो मत कीजिए, बहुत सारा एरर मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा बहुत हिंट लीजिएगा और जो बाकी आप थ्योरी कॉन्सेप्ट जानते हैं उस थ्योरी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आप क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, देखते हैं आज अगला जो है चैप्टर है, वो भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, पिछला चैप्टर से ही बहुत सारा बात उसका रिलेटेड है। कुछ बच्चे का जो था पिछला चैप्टर में कि 25 से लेकर रेशियो कैसे निकालेंगे, कुछ सवाल में अनुपात दिखाना है कि अनुपात कैसे निकालेंगे। तो अनुपात जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि अगर ऐसे आ रहा है कि वेक्टर RS बराबर 2 × वेक्टर PQ, सपोज ऐसे आ गया। अमित कुमार समझिए बारीकी से कि रेशियो कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसे मल्टीप्लाई 1 से हुआ नॉर्मल। अगर हम आपसे यहाँ से कहेंगे 2 गुना में इधर आया तो क्या हो गया, भाग में तो 1/2। और यहाँ पर वेक्टर PQ है, आया गुना में इधर आया तो भाग में हो गया। यानी PQ और RS का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 1:2 हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं कि PQ रेशियो RS बराबर 1:2। तो इस तरह से जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसका अनुपात निकालना है, कि बताना है कि किस अनुपात में जो है वो है। तो अनुपात निकालने के लिए जैसे मान लीजिए 28 नंबर सवाल है, PQ तथा RS समांतर है। तो समांतर आया होगा तो किस PQ और RS समानांतर है, ये तो निश्चित दिखाता होगा 2 टाइम है, 3 टाइम है, 5 टाइम है। उसके बाद उसका अनुपात कहता होगा तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। अनुपात हो गया 1:2 हो गया, 2:1 हो गया। ऐसे जो है आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं और 18 नंबर सवाल जो बच्चे पूछे हैं, 18 नंबर खुद हम बनाए थे कि पहले जो वेक्टर जो दिया गया है उस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालिए। 7 मैग्नीट्यूड वाला, यानी 7 मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि 7 मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब है जी, कि 7 से जो है वह मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 7 देखिएगा 25.3 में हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। आप पिछला जो भी एका दुका कुछ डाउट है उसको बार बार बनाइए। निश्चित तौर पर आप जितना बात सुने हैं, जितना वीडियो आपको दिखाया गया है, जितना बना के भेजा गया है, उससे कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो नहीं बनने वाला हो। हर एक सवाल जो थोड़ा सा भी टेक्निकली था, उन सारा सवाल को, उन सभी क्वेश्चन को जो है हम बना के भेज दिए हैं, सब क्वेश्चन को डाल दिए हैं। वही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया गया है जो उसी बेस पर है। तो आप आंसर का परवाह ना करें, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास थ्योरी है, उस थ्योरी का फॉलो करके बाकी सारे क्वेश्चन को जो है आप बनाएं। और 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है
तो एप्स आ जाएगा 2-3 दिन में ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू होगा, उसमें फेस टू फेस होइएगा और आप सवाल पूछिएगा। बहुत ऐसे बेतुका बच्चे सवाल पूछे, सर 20 नंबर, आप 20 नंबर देख रहे हैं, सर 9 नंबर देख रहे हैं कि हम बना दिए हैं, समझा दिए हैं, तो बनाया हुआ सवाल तो फिर नहीं बनेगा। यहाँ जो बना दिया गया उसका वीडियो को खोलिए, उसको बार बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा बात कौन बात कहाँ क्या हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर को आज समाप्त घोषित किया जाता है। कल इसमें का डाउट भी हम करा दिए हैं। इसके बावजूद भी किसी बच्चे का कुछ परेशानी हो जाता है तो उसको एक आध बार खुद से प्रयास करें, नहीं बनता है तो जैसे लाइव क्लासेस होंगी उसमें फेस टू फेस आप कहिएगा तो अब आपको बताएंगे आप कहाँ एरर किए हैं, चाहे उसमें थोड़ा बहुत खाइएगा भी, समझ रहे हैं ना। तो अब आप लोग अगला चैप्टर देखते हैं, 25.3 देखते हैं, यानी 25.3 देखते हैं, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। निम्नलिखित 3 बिंदुए संरेख है विद्यार्थी सब, फिर बिंदुए दिख गया, तो बिंदुए दिख गया मैंने वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले 1 नंबर सवाल यानी 25.3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 बिंदुए दिया हुआ है, तो बिंदुए दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, पहला का नाम दे देते हैं वेक्टर OA, यानी वेक्टर OA बराबर -2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B प्लस 5 वेक्टर C। उसके बाद वेक्टर OB, तो वेक्टर OB बराबर वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 3 वेक्टर C। उसके बाद वेक्टर OC बराबर 7 वेक्टर A माइनस वेक्टर C। यही ना है जी, 3 बिंदुए दिया गया है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी। एक्सरसाइज का 25.3 जो है निकाल लीजिए। 25.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 3 बिंदुए दिया गया है, तीनों बिंदुए का नाम अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्या क्या, वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा कि यहां से निकालना है वेक्टर AB, तो वेक्टर AB जब निकालेंगे यहां से तो आप जानते हैं वेक्टर AB को क्या लिखेंगे, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, यानी B वाला में से A वाला घटा दीजिए, तो B में से A वाला घटा दीजिए यानी वेक्टर A आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 वेक्टर A। 2B में से 3B जाएगा तो कितना बचेगा जी, माइनस वेक्टर B, और 3C में से 5C जाएगा यानी -2 वेक्टर C। माइनस प्लस अपना से आप देख लीजिएगा। उसके बाद वेक्टर BC, क्या लिखिएगा वेक्टर BC को, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB, यही ना लिखिएगा जी, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। तो C में से B जाएगा यानी 7 में से 7A में से A जाएगा तो कितना ये बचेगा जी, 6 वेक्टर A। अब आइए B, तो B वाला तो सेम है नहीं, तो B वाला सेम लिख दीजिए यानी प्लस 2B, B तो उसमें है नहीं, और माइनस C और प्लस 3 यानी माइनस माइनस 4 वेक्टर C। यही है ना जी, खूब बारीकी से देखिए तो यानी यह हो गया वेक्टर AB का मान और वेक्टर BC का मान, यानी यह हो गया वेक्टर AB और वेक्टर BC। तो वेक्टर BC जो है 7 वेक्टर A माइनस C, हम लोग BC निकाली। अब देखेंगे कि वेक्टर BC बराबर हो गया आपको 6 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B माइनस 4 वेक्टर C। अगर यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं 2, तो यहां बचेगा 3 वेक्टर A माइनस वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर C। और खूब बारीकी से देखिएगा तो यह किसका वैल्यू है जी, यह वेक्टर AB का वैल्यू है।
यानी यहां से क्या निकला, वेक्टर BC बराबर 2 इंटू वेक्टर AB, यानी किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर BC बराबर लैम्डा वेक्टर AB। समझ रहे हैं ना, यानी वेक्टर BC बराबर 2 वेक्टर AB। तो यहां से आप देख रहे हैं कि देयरफॉर वेक्टर BC जो है पैरेलल हो गया किसका, वेक्टर AB का, यानी वेक्टर BC जो है पैरेलल है वेक्टर AB का। तो BC जब पैरेलल है वेक्टर AB का तो इसका मतलब है हैंस A B एंड C आर कोलिनियर, कोलिनियर, यानी इसका मतलब हो गया कि ABC क्या है, कोलिनियर है। आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम आ जाए, इसका मतलब है कि यह दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। एक और इसका ये देखिएगा, एक और हम लोग काम करते हैं और देखिएगा कि मान लीजिए कि यह 3 को बिंदु दिया गया है AB BC AC, 3 को, जो आप यहाँ से अगर आप चाहें तो AC भी निकाल सकते हैं, वेक्टर AC भी। आपके दिमाग में हम BCA का है निकालेंगे, AC निकालेंगे, AB AC भी निकालिएगा तो उससे उसमें भी आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम मिल जाएगा। या इसी का एक और दूसरा तरीका क्या है कि AB निकालिए, BC निकालिए और AC निकालिए। जैसे ये तो एक तरीका हो गया कि आप कोई दो वेक्टर निकालिए, यानी BC पैरेलल AB का, इसका मतलब इसमें तीनों बिंदु आ गया कि ना, A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया। इसका मतलब है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है, यानी संरेख है। इसको निकालने का एक और तरीका क्या है उसको भी थोड़ा सा देखिएगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा, कि आप यहां से मान लीजिए आप बिंदु है A B C, तो आप यहां से निकालिएगा वेक्टर AB, निकाले ही है। आप यहां से निकालिएगा वेक्टर BC, निकाले ही है। और इसी आधार को निकालिएगा वेक्टर AC, निकल जाएगा। तीनों वेक्टर जब निकल जाएगा तो तीनों का लेंथ निकालिएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो वेक्टर AB है उसको निकालिएगा वेक्टर AB का मॉडुलस, यानी बराबर का निकल जाएगा AB। फिर निकालिएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC, यानी इसका मतलब BC निकाल दिए। फिर निकालिएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC, इसका मतलब आप क्या निकाल दिए, AC निकाल दिए। यानी AB निकल गया, BC निकल गया और AC निकल गया। समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इस AB को और BC को जोड़िएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद, जोड़ने पर अगर AC आ गया, माने AC की लंबाई AB प्लस BC के जोगफल के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि यह जो है तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से निकालिए AB BC और AC, तीनों वेक्टर निकालिए, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, और मैग्नीट्यूड निकालने पर अगर AB की लंबाई और BC की लंबाई जोड़ने पर AC की लंबाई मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि ABC क्या है, कोलिनियर है। यह है दूसरा तरीका। इसी का तीसरा तरीका क्या है, जो यहां से आपको OA दिख रहा है, OB दिख रहा है और OC दिख रहा है। यह दो तरीका आपके दिमाग में आया ना जी। तीसरा तरीका आगे हम चर्चा करते हैं, यहीं पर चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये दिमाग में रहेगा ना, वेक्टर AB निकाले, वेक्टर BC निकाले और वेक्टर AC निकाले, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाले। अगर AB की लंबाई या BC की लंबाई जोड़ने पर AC मिल जाता है, AC की लंबाई, इसका मतलब है कि ABC कोलिनियर यानी संरेख है। आगे देखते हैं इसी को बनाने का तरीका। OA का जो है कोफिशिएंट में ABC का कोफिशिएंट क्या है, -2 3 5। OB 1 2 3 7 1 0 -1। ये डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू -2 -3 इंटू -1 -21
और प्लस 5 इंटू -14। देखो तो ये हो गया +4 और ये हो गया 21 1 22 3 कितना होगा जी, यानी प्लस में 66 और -70, यानी 70 - 70 बराबर 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 0। तीसरा तरीका क्या है कोलिनियर दिखाने का, आपने यहां से दिखा कि आपको 3 गो पोजीशन वेक्टर दिया गया OA, OB और OC। क्या किए हम, OB में जो ABC का कोफिशिएंट है -2 3 5, वह डिटर्मिनेंट के पहला रो में हो गया। जो हम OB जो दिख रहा है OB यानी दूसरा वाला बिंदु, दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर, उसमें का जो ABC का गुणांक है यह दूसरा रो में हो गया। OC यानी OC में जो ABC का गुणांक है तीसरा रो में हो गया। और इसको डिटर्मिनेंट में सजा के डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया तो इसका मतलब है कि दिया गया बिंदु A, B एंड C, यह तीनों बिंदु कैसा बिंदु होगा, कोलिनियर बिंदु होगा, कोलिनियर पॉइंट होगा। तो 3 तरीका आप सीख गए। सबसे जनरल यूज होता है यही तरीका, एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम ले आ दीजिए, इसका मतलब है दोनों समानांतर है, दोनों पैरेलल है। और जब दोनों पैरेलल हैं तो इसका सीधा मतलब है कि क्या है, दिए गए जो बिंदु है वह क्या है, कोलिनियर यानी संरेख है। तो सबसे ज्यादा यूज यही होता है जब भी पैरेलल की बात आती है, एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम ला दो, इसका मतलब है दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ABC क्या है, संरेख है। दूसरा तरीका आपको बताए थे जो यहां से मिटा दिए। और तीसरा तरीका, जो बिंदु दिया गया है उसके तीनों जो पॉइंट पोजीशन वेक्टर दिए गए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में सजाइए और सोल्व कीजिए। डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया तो इसका मतलब संरेख है, डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आया तो संरेख नहीं। तीनों तरीका में आप जो तरीका चाहते हैं उस तरीका से बना सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह यह तरीका यूज होता है। हाँ, इस तरह से आप कोलिनियर दिखा लीजिएगा। इसमें का एक और है वह दिखा लीजिएगा, ठीक ना। फिर कमेंट में लिख दीजिएगा 1 का 2 नंबर नहीं बना, तो ऐसे ही करते रह जाइए कमेंट, ठीक ना। इस आधार पर जो है आगे वाला क्वेश्चन सेम बना लीजिएगा। कुछ कुछ बनाइएगा तभी ना काम चलेगा। ठीक बना हो। देखिए बाबू आगे देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदुए जिनका स्थिति सदिश इतना 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 दिया गया, आ गया ना बिंदुए, यानी डायरेक्ट सदिश नहीं दिया गया, बिंदुए। आइए स्थिति सदिश लिखा जाए 2 नंबर में। वेक्टर OA बराबर 60i कैप प्लस 3 है जी 3j कैप। वेक्टर OB 40i कैप -8j कैप। और वेक्टर OC AI कैप -52j कैप। यह ना वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC। तो यहां है वेक्टर AB, वेक्टर AB बराबर क्या लिखिएगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो 40i में से 20i जाएगा तो कितना, 40i, 40 में से 60i घटाइए यानी -20i। अब -8j और 3j -11j। लेक्चर वेक्टर ए भी निकल गया। अब यहां से हम निकालते हैं वेक्टर BC। घटाओ घटाओ थोड़ा अपना से बारीकी से कीजिएगा। तो BC में क्या है, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA है ना। तो OC माइनस OA, OC में से OA घटेगा
क्या बचेगा OC माइनस OB। तो यहाँ क्या बचेगा, AI में से 40 आई गया, तो आई तो दोनों में कॉमन है, यानी हो गया A माइनस 40 आई कैप माइनस 52J और माइनस माइनस प्लस 8, तो कितना हो जाएगा माइनस 44J, यही ना जी। अब एक बात देखिएगा कि वेक्टर BC को हम क्या कर रहे हैं, खूब बारीकी से देखिएगा। A माइनस 40, ठीक है, कि टोटल में क्या कर रहा है, 4 से भाग कर रहे हैं और 4 से गुना कर रहे हैं। BC में देखिएगा 4 से गुना और 4 से भाग, अब माइनस ये तो हो गया आई कैप माइनस 44J कैप। देखिएगा बारीकी से क्यों किए हैं, ये देखिएगा वेक्टर BC बराबर, ऊपर से अगर 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहां अंदर क्या बचेगा जी, A माइनस 40 बटा 4 आई कैप, 4 कॉमन हो गया तो माइनस 11J कैप, यही है ना। अब सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा। संरेख है, दिया गया बिंदु संरेख है, यानी दिया गया जो बिंदु है मान साबित करना है कि माइनस, तो देखिएगा कि यह AB निकाले हैं और BC निकाले हैं, तो किताब में क्या कह रहा है कि यह तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख कहने का मतलब है कि यह AB जो है पैरेलल है BC का, इसका मतलब है कि AB बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर BC होगा, यानी AB का मान जो है वह लैम्डा टाइम वेक्टर BC होगा। तो AB कहने का मतलब है कि AB के जगह पर क्या है जी, यानी AB कहने का मतलब है कि यहां जाएगा, देखिए तो दिख रहा है, यानी AB कहने का मतलब है कि AB के जगह पर क्या है, यानी माइनस 20 आई कैप माइनस 11J कैप बराबर 4 इंटू A माइनस 40 बटा 4 आई कैप और माइनस 11J कैप। इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब हो गया कि वेक्टर AB बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर BC। तो जब AB बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर BC आता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से I का गुणांक माइनस 20 है और यहाँ I का गुणांक क्या है, A माइनस 40 बटा 40, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर यहाँ J का गुणांक 11 है, तो यहाँ भी J का गुणांक क्या हो गया, यहाँ माइनस 11 है, यहाँ भी माइनस 11। तो I का गुणांक आपस में तुलना करके हम देखते हैं, यहाँ के बाद सीधे यहाँ आ जाइएगा। तो यहाँ I का वैल्यू, I का गुणांक है माइनस 20 बराबर, यहाँ I का गुणांक क्या है जी, A माइनस 40 बटा 4, यानी A माइनस 40 बटा 4। तो जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 80, 20 चौका 80 बराबर A माइनस 40, तो A बराबर हो गया माइनस 40। यही ना प्रूफ करना था, है विद्यार्थी सब, यही ना प्रूफ करना था। फिर सुनिएगा एक बार, 3 गो बिंदु दिया गया है OA, OB और OC, कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है। तो तीनों बिंदु संरेख कहने का मतलब है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम है, और लैम्डा टाइम कहने का मतलब है कि जब लैम्डा बाहर आ गया तो दोनों वेक्टर का I का गुणांक I के बराबर, J का गुणांक J के बराबर और K के गुणांक K के बराबर। यही ना जी। जैसे एक चीज इसको रफ में थोड़ा सा समझ लीजिएगा और ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ रफ का काम हम कर रहे हैं, इसको आप मिटा दीजिएगा बाद में लिख करके ऐसे। जैसे हम यहाँ लिखें वेक्टर A बराबर I कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप, वेक्टर A का मान है।
देखिएगा यहाँ रफ में देखिएगा बारीकी से कि वेक्टर ए बराबर हम देते हैं 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, और वेक्टर बी बराबर देते हैं i कैप 3j कैप और प्लस 4k कैप। खूब बारीकी से समझिएगा इस सवाल, इसी से ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया है तो हम यहां लिखे वेक्टर ए बराबर, इसमें से अगर दो कॉमन कर लें तो दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा विद्यार्थी सब, देखिए तो खूब बारीकी से, यहां बचेगा i, यहां बचेगा 3j और यहां बचेगा 4k, यही बचेगा ना, यही बचेगा। तो a का मान क्या है, a का मान खूब बारीकी से देखिएगा कि वेक्टर a का वैल्यू क्या है। तो वेक्टर a बराबर क्या है जी, तो वेक्टर a बराबर है 2i कैप। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लिखें तो इस पूरे डाटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको खूब बारीकी से देखिएगा, इस पूरे डाटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर b, यानी वेक्टर a जो है ये पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b लिख सकते हैं। बुझा रहा है ना बात, यानी पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b। तो अब यहां से अगर हम आपसे कहें इस पूरे डाटा में वेक्टर a बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर b, अब यहां से आप खूब बारीकी से देखिएगा कि यह हो गया वेक्टर a का मान, वेक्टर a का मान ना हो गया जी, और यहाँ है वेक्टर b का मान। तो जैसे लैम्डा वाला टर्म कॉमन हुआ तो यहाँ से क्या दिख रहा है, i का गुणांक i के बराबर है जी, यहाँ j का गुणांक 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है। यानी इसका क्या मतलब है जी, इस पूरी बात को, यह जो पूरी बात हम लोग रिजल्ट को लिखे हैं, इस पूरी बात को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, कि अगर यहाँ से जो दो कॉमन हो गया तो पहले वाले वेक्टर में i j k का गुणांक और दूसरे वाले वेक्टर में i j k का गुणांक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी लैम्डा वाला टर्म जैसे जो है लैम्डा वाला टर्म जो है कॉमन लिया जाएगा, लैम्डा वाला टर्म कॉमन लिया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि इसमें का i का कोफिशिएंट i के बराबर, j का कोफिशिएंट j के बराबर। जैसे लैम्डा वाला टर्म जो है कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है i का कोफिशिएंट i के बराबर, j का कोफिशिएंट j के बराबर और k का कोफिशिएंट k के बराबर। समझ रहे हैं बात ना जी। तो यहां से आप देखें कि जब यह वेक्टर इसके लैम्डा टाइम है तो यह है वेक्टर ए बी का मान, आई है वेक्टर बी सी का मान, 4 कॉमन हो गया, यानी आई का गुणांक आई के बराबर, जे का गुणांक जे के बराबर। यहां से आप निकाले ए का मान -40। यदि आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं हम बीसी ना निकाल कर एसी निकालें, तो वहां भी वही बात होगा, सेम बात होगा। देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, यहां से वहां चले जाइएगा। तो यहाँ देखिएगा कि वेक्टर b बराबर अगर लिखते हैं 2 × i प्लस j प्लस k, इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर b बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर a। तो अगर हम लिखते हैं कि वेक्टर a बराबर, अगर यहाँ लिखते हैं i
प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आई प्लस जे प्लस के बराबर 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के। अब खूब बारीकी से देखिएगा, खूब बारीकी से अब आप बात को देखिएगा। यह है वेक्टर ए का मान, ई है लैम्डा हो गया, ई है वेक्टर बी का मान। अब खूब बारीकी से इस सवाल को समझिएगा। ई है किसका मान जी? वेक्टर ए का मान। अब बराबर दू कहने का मतलब स्केलर है, लैम्डा का मान है। और लैम्डा यह जो पूरा डाटा है, यह पूरा डाटा क्या है? यानी यह पूरा यहां से यहां तक का जो डाटा है, पूरा डाटा जो है, यह किसका डाटा वैल्यू है? बी का वैल्यू है ना। तो जैसे जो है दो में से जो वेक्टर बी था उनमें से दो कॉमन किए, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डाटा है और यहाँ पर जो डाटा है, दोनों डाटा आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी जैसे जो है आप ये को संख्या इसमें से दो जैसे कॉमन कर लिए तो ई डाटा बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ जो आई का गुणांक होगा वही आई का गुणांक यहाँ भी है, यहाँ जो जे का गुणांक है वही जे का गुणांक यहाँ भी है, और यहाँ जो के का गुणांक है वही के का गुणांक यहाँ भी है। जैसे पैरेलल है, इसका मतलब जैसे कॉमन कुछ निकाले तो इसका मतलब है यहाँ का वेक्टर और यहाँ का वेक्टर दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यानी आई के गुणांक आई के बराबर, जे का गुणांक जे के बराबर और के का गुणांक के बराबर हो जाता है। समझे इतना जी? आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे इसी को दूसरे तरीका से। मान लीजिए आप वेक्टर ए बी है, यहां से हम आपसे कहते हैं वेक्टर ए सी निकालिए। ए सी, तो ए सी बराबर क्या लिखिएगा जी? ओ सी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो सी में से ए घटेगा तो क्या होगा? ए माइनस 60 बाई ए, 60 आई कैप। जे में क्या होगा जी? माइनस 52 और माइनस 3 माइनस 55 जे। यह ना होगा बीसी में। फिर देखिए वेक्टर ए सी बराबर, यहां देखिए तो खूब बारीकी से, ए माइनस 60 अब बटा यहां 5 से भाग कर दिए, अब 5 से गुना कर दिए, और यहाँ है माइनस 55 जे। बुझा रहा है क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि 55 है, अगर ऊपर से 5 कॉमन हो जाएगा तो जे का गुणांक यहाँ भी 11 है, जे का गुणांक यहाँ भी 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात जी? अब यहाँ आइए कि अगर यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं तो वेक्टर ए सी बराबर, ऊपर से क्या करते हैं? 5 कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा, यानी 5 इंटू ए माइनस 60, ए माइनस 60 बटा 5 आई कैप, अब माइनस 11 जे कैप। अब एक बात बताइए कि यह बात दिया गया है कि ए बी पैरेलल है ए सी का, ए बी पैरेलल है ए सी का। इसका मतलब है कि वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर ए सी, और यहाँ लैम्डा का मान कितना है? 5। तो वेक्टर ए बी कहने का मतलब है कि माइनस 20 आई कैप अब माइनस 11 जे कैप बराबर लैम्डा टाइम, तो लैम्डा का जगह पर कितना है? 5 है, इंटू ए माइनस 60 बटा 5 आई कैप अब माइनस 11 जे कैप। अब देखिए तो यहां से मिलाइए, तो जब यह दोनों बराबर आ गया था, जब लैम्डा कुछ कॉमन हो गया था, तो आई के गुणांक आई के बराबर, जे का गुणांक जे के बराबर, के का गुणांक के बराबर। तो यहाँ जब ये दोनों बराबर हो गया और लैम्डा बाहर आ गया, तो यहाँ भी क्या होगा? आई का गुणांक आई के बराबर, जे का गुणांक जे के बराबर। तो जे का गुणांक तो दोनों में सेम है, माइनस 11, तो हम लोग क्या लेंगे? एक आई का गुणांक। तो यहाँ देखिएगा रफ में यहाँ जो है कर देते हैं, यहां कर देते हैं, यानी यहां हो जाएगा माइनस 20 बराबर ए माइनस 60, ए माइनस 60 बटा 5, तो ये हो गया माइनस 100 बराबर ए माइनस 60, तो ए बराबर माइनस 40 हो गया।
तो ए बी बी सी को लेकर निकालिए, चाहे ए बी ए सी को लेकर के निकालिए। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर यह वेक्टर इसके लैम्डा टाइम आ जाए तो जैसे लैम्डा कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आई का गुणांक यहाँ आई के गुणांक सेम होगा, यहाँ जे के गुणांक यहाँ जे के गुणांक सेम होगा, यहाँ के गुणांक यहाँ के गुणांक जो है वह सेम होगा। समझ रहे हैं बात ना? तो यह हो गया ए के मान। आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। पिछला कुछ बच्चे को डाउट था वो आज आप अपना फिर क्लियर करेंगे, और आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर आगे कल हम लोग चर्चा करते हैं, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।